यूपी में नरेंद्र मोदी ज्यादा पॉपुलर। रा, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से ज्यादा पॉपुलर राहुल गांधी। मतलब हम आपको ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी से राहुल गांधी ज्यादा पॉपुलर हैं। तो ये एक ब्रेकिंग खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है ये। और ये ब्रेकिंग न्यूज मैं नहीं दे रहा हूं, ये ब्रेकिंग न्यूज इस देश की जानी मानी संस्था CSDS दे रही है। और वो कह रही है कि उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी घट गई है, और इतनी घट गई है कि राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी से भी नीचे चली गई है और राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। अब सवाल ये उठता है कि लोकप्रियता गिरने के बाद कितनी टिकाऊ होगी मोदी सरकार? क्या बहुमत पास कर सकेगी मोदी सरकार? यह बहुत बड़ा सवाल। आज इसी सवाल पर चर्चा करने के लिए हम आपके सामने इकट्ठा हैं। हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ रहे हैं हमारे मेहमान। नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण कई कारणों से है। आप कभी सोच सकते थे कि राम मंदिर निर्माण के वर्ष में उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी गिर जाएगी, मोदी मैजिक खत्म हो जाएगा? ये बातें हम आप समझ रहे थे, लेकिन वो देश की जो मीडिया है, देश में जो संचार के माध्यम हैं, उन लोगों ने देश को इस सच्चाई से दूर रखा, झूठ बताया गया। और आज जब चुनाव खत्म हो गए हैं तो CSDS सर्वे लेकर आता है, अखबार में छपता है और कहता है कि ये सर्वे चुनाव के दौरान कराए गए सर्वे हैं या फिर जो चुनाव अभी अभी बीता है इसके तुरंत बाद कराए गए हैं। ओवरलैपिंग भी है थोड़े समय की। तो चाहे चुनाव तुरंत बीता हो, चुनाव तुरंत बीतने के बाद तो और पॉपुलैरिटी बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार आ रही है, ऐसा होने लगा, ऐसे माहौल बने, NDA को बहुमत मिला। लेकिन नहीं, CSDS का सर्वे जो कहता है, हम बार बार आपकी स्क्रीन पर दिखाएंगे और हम उसको लाएंगे, लेकिन जो CSDS का सर्वे कहता है उसको एक झलक आप देखिए। उसकी एक झलक जब आप देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि ये पूरा ओवरऑल सिनेरियो है। इसमें इंडिया गठबंधन को अपर कास्ट ने सबसे कम वोट किया, 16%, NDA को 79%, 82% यादवों ने इंडिया गठबंधन को वोट किया, 15% NDA को, 2% BSP को। कोयरी कुर्मी ने जबरदस्त तरीके से डिवीजन हुआ, 34% कोयरी कुर्मी इंडिया गठबंधन को वोट कर रहे थे और 61% NDA को और BSP को 2%, अदर्स को 3%। अदर्स ओबीसीज का मतलब जो यादव को छोड़ करके अदर ओबीसीज हैं, उसमें 34% इंडिया गठबंधन को और 59% NDA को वोट कर रहे थे। यानी ओबीसी के वोट बैंक में बहुत बड़ा बंटवारा है। और इसी बंटवारे की हम हमेशा चर्चा करते थे कि ओबीसी में सेंधमारी हो गई है और इंडिया गठबंधन के को पॉपुलर वोट्स मिलने का जो उम्मीद थी, सीटें बढ़ने की जो उम्मीद थी, उसका आधार यही था। जाटव जो कि पूरे दलित जाति का आधा होते हैं, 50%, उसमें 44% जो जाटव है BSP के साथ बने रहे और बाकी 46% में 25 इंडिया गठबंधन के साथ, 24 NDA के साथ और 7 अदर्स के साथ। तो आप समझ सकते हैं कि NDA से ज्यादा जो जाटवों का वोट है इंडिया गठबंधन को मिला। नॉन जाटव यानी वो भी 50%, उसके आधे से ज्यादा 56% इंडिया को गठबंधन को मिला और 29% NDA को मिला और BSP को सिर्फ 15% और 1% अदर्स के पास गया। मुसलमानों का 92% वोट इंडिया गठबंधन को मिला है। ये बहुत बड़ा
वोट शेयर है पूरे देश में। किसी पार्टी के लिए मुसलमानों का इतना एक तरफा प्रदर्शन आज तक के इतिहास में किसी भी स्टेट में नहीं देखा गया है। पश्चिम बंगाल में भी 87% तक गया, 92% किसी स्टेट में किसी एक पार्टी के लिए नहीं गया। एनडीए को 2% मुसलमानों का वोट मिला और बीएसपी को 5%, अदर्स के खाते में 1%। ये तो इसका हम फिर इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे साथ जुड़ चुकी हैं देश की जानी मानी राजनीतिक विश्लेषक, सामाजिक कार्यकर्ता मीनू जैन जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में, और हम आपके पास आना चाहते हैं इस चर्चा में इस विषय को लेकर कि जो देखिए हमने अपना अब तक ये चेंज नहीं किया है, इसको मैं चेंज कर लेता हूं कि जो क्या नाम है, अच्छा ये थोड़ी गड़बड़ी है, तब तक हम दूसरे फ्रेम के साथ चलते हैं। हाँ ये हाँ मीनू जी आपके पास आना चाहता हूं कि CSDS सर्वे करता है। इस सर्वे में ये बताया गया है कि 36% लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं, ये उत्तर प्रदेश में, और 32% लोग नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं। ये तो मैजिक हो गया, ये राहुल मैजिक। मैंने कहा जाता था मोदी मैजिक चलता है, लेकिन मोदी मैजिक तो फेल हो गया, ये राहुल मैजिक आ गया कि नरेंद्र मोदी पर 4% की पॉपुलैरिटी में लीड, पीएम पद के लिए लीड, ऐसा कभी किसी ने सोचा नहीं था। मीनू जी आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? जी देखिए, मेरे आपको पहली प्रतिक्रिया 4 तारीख के चुनाव के बाद जब हम, मुझे नहीं सुनाई पड़ रही है, आप बोलना जारी रखिए, मैं अपनी आवाज ठीक। हाँ जी, जब पहली प्रतिक्रिया तो मैंने 4 तारीख को ही दे दी थी, जब 4 तारीख चुनाव को के नतीजे लगभग आ चुके थे, और उस वक्त पता चल रहा था कि जनता का रुझान किस तरफ है। और देखिए, कांग्रेस को जो भी ये सीटें मिली हैं उसमें राहुल गांधी का निजी तौर पर बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। और जो ब्रांड मोदी की जो आपने बात की, और ब्रांड राहुल की बात कर लीजिए अब, तो ब्रांड राहुल की जिस तरीके से रेड मारी गई, जिसको हिंदी में कहते हैं, वो भाजपा ने बुरी तरीके से, मतलब अमानवीयता के साथ राहुल गांधी को रौंदा। लेकिन राहुल गांधी रौंदे नहीं, वो पाश की एक कविता की लाइन है ना कि मैं वो घास हूं तुम्हारे सब किए धरे पे उगाऊंगा, तो वो राहुल गांधी जो थे मोदी के सारे किए धरे पे दोबारा उगाए। तो कितनी भी उनको रौंदने की कोशिश की गई। अब आपने जो पूछा कि भाई राहुल गांधी की लोकप्रियता, मतलब जो आपका जो टॉपिक है कि भाई पॉपुलर ज्यादा क्यों हो गए, देखिए जो मोदी जी का एक तो जो सबसे बड़ी बात थी ओवर एक्सपोजर, मतलब हर वक्त जिधर देखिए आप उधर मोदी, मतलब टीवी देखिए तो मोदी, सोशल मीडिया देखिए तो मोदी, पेट्रोल पंप पे देखिए तो मोदी, बाहर होर्डिंग पे देखिए तो मोदी, मतलब कहाँ पे मोदी नहीं थे। उनको ये लगता था कि मैं पब्लिक के दिमाग से मेरी छवि या मेरे बारे में फेड आउट ना हो जाऊं मैं। तो वो चीज के चक्कर में, और कुछ मेगालोमैनिया है उनको कि वो हर वक्त छाए रहना चाहते हैं कि बस मैं ही मैं। और जिस तरीके से वो छाए रहते थे, 36 तरह के वेशभूषाएं धारण करते थे और भाषा बोलते थे, इसमें मैं एक एक चीज का कंपैरिजन करूंगी कि लोगों को क्यों पसंद आने लगे राहुल गांधी। देखिए, सबसे पहले तो सादगी राहुल गांधी की। मोदी जी को प्रधानमंत्री कहा जाने लगा था कि दिन भर कपड़े ही बदलते रहते हैं। याद होगा आपको कि कल जो उनका संसदीय दल की बैठक हो रही थी एनडीए की, तो उसमें मोदी जी सुबह से शाम तक एक ही जोड़ी कपड़े पहने रहे, तो वो एक चर्चा का विषय था कि आज कपड़े नहीं बदले मोदी जी ने। उसके बरक्स आप राहुल गांधी को देखिए कि उन्होंने पूरी भारत यात्रा 2 जोड़ी टी शर्ट और पजामा में गुजार दी उन्होंने पूरी भारत यात्रा। तो लोग मजाक करते थे, मतलब प्रेम से पूछते थे अपन की प्रेम भाव से कि भाई इसके पास और कपड़े नहीं है क्या, बेचारे के पास 2 ही कपड़े हैं, 2 ही जोड़ी, वही धो के पहन लेता है। तो वो चीज लोगों को सादगी, लोगों को नेता की सादगी पसंद आई। और देखिए, जिस देश की बहुसंख्यक जनता, जिसको कि कहा जा रहा है कि 80 करोड़ की जनता को खाने को अनाज नहीं है, उस देश का प्रधानमंत्री दिन में 10 जोड़ी, और वो भी महंगे महंगे कपड़े बदले, महंगे महंगे चश्मे का इस्तेमाल करे, घड़ियां लगाए, बड़े महंगे महंगे पेन से लिखे, महंगी गाड़ियों में घूमे, महंगे एरोप्लेन में घूमे। वो जनता को लगता कि हमारी गरीबी का उपहास उड़ा रहा है ये तो।
ये तो खुद ऐश कर रहा है और हमारे लिए कुछ नहीं। दूसरी, राहुल गांधी की सहृदयता, राहुल गांधी का करुणा भाव जो उनकी भारत यात्रा के दौरान तो बिल्कुल ही उभर कर आया। देखिए, आपको ध्यान होगा कि राहुल गांधी ने जब ये निर्भया के भाई को मदद की उसको पायलट बनने में, जिस भी तरीके से वो कर सकते थे, उन्होंने कभी बताया नहीं। लेकिन जब उसका भाई पायलट बन गया, उसके बाद भी पता नहीं 4-5 साल बाद जिक्र आया, उसकी माँ ने खुद बोला जब जब जाके दुनिया को पता चला। लेकिन मोदी जी का क्या है कि वो दिन भर करते कम है और दिन भर एहसान झाड़ते रहते हैं। लेकिन राहुल गांधी का जो एक सहृदय करुणामयी हृदय जो सामने उनकी भारत यात्राओं के दौरान आया, मतलब एक सब्जी वाले को वो उसे वो द्रवित हो गए, उसको अपने घर बुला लिया, वो कारपेंटर्स के पास जाके बैठ गए, गर्मी में धूल में मैकेनिक्स के पास जाके बैठ गए, वो ग्रीस में वहीं बैठ के वो चाय पी रहे हैं, ट्रक ड्राइवर के साथ वो ट्रक में यात्रा कर रहे हैं, जानना चाहते हैं ट्रक ड्राइवरों की मुसीबतें और ट्रक की यात्रा में क्या क्या इनको परेशानियां आती हैं। वो एक मतलब एक नहीं, मछुआरे जो और जो चाय बागान के मजदूर, कॉफी बागान के मजदूर, मसाला के बागों के मजदूर साउथ इंडिया में, जैसे उन्होंने इवन देवदासियों के साथ में मनरेगा के जो मजदूर थे उन लोगों के साथ में, कुलियों के साथ में, सबके साथ एक ऐसा संबंध जोड़ दिया, सबको राहुल गांधी अपने से लगने लगे। तो वो जो इन 2 यात्राओं के दौरान जो राहुल गांधी की छवि उभरी, उसके बरक्स राहुल गांधी मोदी लोगों लेकिन को मीनू जी, नजर आते। असल बात क्या है, देखिए इस बात की ओर तो आप और हम और ये पूरा जो सोशल मीडिया का जगत है इसका बड़ा हिस्सा ये बता रहा था कि राहुल गांधी की यात्राओं का इम्पैक्ट जमीन पर दिख रहा है। लेकिन असल बात यह है कि देश की मुख्य धारा की मीडिया को, सर्वे करने वाले लोगों को, एग्जिट पोल करने वाले लोगों को, इन लोगों को ये दिखा लेकिन उन्होंने बताया नहीं। मैं ये नहीं पूछूंगा कि क्यों नहीं दिखा, दिखा, ऐसा हो नहीं सकता कि वो नहीं दिखा। आज चुनाव के बाद कैसे दिखने लग गया, यही CSTS का सर्वे, कैसे उसके संजय कुमार जी बोला करते थे जो टेलीविजन में बैठ करके कि हालांकि वो ये भी कह रहे थे कि न इधर तरंग है न उधर तरंग है, लेकिन एग्जिट पोल तो लहर महालहर दिखा दिया, सुनामी दिखा दिया। तो ये जो झूठ बोला गया है इस देश से, ये जो शेयर मार्केट का स्कैम किया गया है इस देश में 31.5 लाख करोड़ रुपए का, ये इस नए ताजा सर्वे से पुष्टि होती है कि राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में इतनी ज्यादा है कि मोदी मैजिक को नेस्तनाबूद कर दिया उसने, और यहाँ एनडीए के से ज्यादा इंडिया गठबंधन को सीटें मिली, और ये शायद और बड़ी होती जीत अगर कुछ प्रशासनिक फेवर नहीं मिलता एनडीए को। तो ये बात सीधे नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाते मीनू जी, 1.5 लाख वोट यानी 75,000 वोट केवल उधर से इधर होना था और कुछ बाकी नहीं रह गया था। मैंने तो कहा भी है कि अखिलेश ये जो 75,000 वाला आंकड़ा आप बता रहे हैं, दर्शकों की सुविधा के लिए जरा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए प्रेम कुमार जी कि ये 75,000। हाँ, नरेंद्र मोदी जी 1.5 लाख वोट से जीते हैं, करीब 1,52,56 कुछ हजार वोट है उनसे जीते हैं। तो जीतने का मतलब क्या है कि दो बाइपोलर इलेक्शन, 2 भागों में बट रहा, बाकी को तो नगण्य वोट है। तो अगर इस 75,000, 1 लाख का आधा 75,000 होता है, वो 75,000 वोट नरेंद्र मोदी जी का छीन करके आ जाता अजय राय के पास में, तो अजय राय जीत जाते। ये है इसका मतलब, यानी कसर एकदम 75,000 वोट की रह गई थी। और अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी ने अगर कुछ थोड़ा सा प्लान बना के वहां कैंप कर दिया होता तो आज नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश में चुनाव हार चुके थे। ये बात मैं आज कह रहा हूँ। जी मीनू जी। जी जी बिल्कुल। आप देखिए ना कि ये भी जो मैजिक खत्म, पॉपुलैरिटी खत्म, पॉपुलैरिटी में ही तो ग्राफ नीचे गिरा है, तभी तो इतने कम वोट मिले हैं। ये बता रहे हैं कि वहां वाराणसी की कई विधानसभा सीटों में मोदी हार गए हैं, ये बताया जा रहा है। ये एग्जैक्ट आंकड़े तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये जो, और उसके अलावा आप अयोध्या हार गए। मतलब अगर मोदी की पॉपुलैरिटी होती तो मोदी ने अयोध्या के लिए क्या नहीं किया, अयोध्या को इंटरनेशनल सिटी बना दिया, एयरपोर्ट दे दिया, कॉरिडोर, मॉल्स, पता नहीं क्या क्या खोल दिए वहां, लेकिन लोगों को पसंद नहीं आया। मीनू जी, इस पर थोड़ा सा हर्षित सिंह के कमेंट पर आपसे पूछ लेना चाहते हैं
कि ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए बाई इलेक्शन पर। हिमाचल में 6 में से 5 सीट जो है बाई इलेक्शन में कांग्रेस जीती और लोकसभा की चारों सीट बीजेपी जीत गई। हालांकि सरकार बच गई, चूंकि 6 में 5 जीती। तो ये जो अचंभा हुआ है ये भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। मैंने आज ट्वीट किया कि जो 7वें फेज में इलेक्शन हुआ उसका डाटा चुनाव आयोग चुनाव खत्म होने के बाद, चुनाव खत्म होने के 2 दिन बाद, मतलब 6 जून को जारी कर रहा है। क्या मतलब है इसका? सारा इलेक्शन डिक्लेयर हो गया तब आप चुनाव का डाटा दे रहे हैं। इस तरह की, इसको कैसे हम संदिग्ध ना माने भाई। पूरा 1 करोड़ से ज्यादा वोट्स का मामला अब भी सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन ये जो बातें हैं कि विधानसभा चुनाव में 5 सीट कांग्रेस जीत जाती है, लोकसभा में 1 भी सीट नहीं मिलती है, ये आंकड़े उस संदेह को गहरा करते हैं। मीनू जैन जी जी देखिए, ये जो आपने बताया, ऐसा तो यूपी की कई सीटों के बारे में भी रिपोर्ट्स आ रही हैं इसी तरीके की, और इसी तरीके की रिपोर्ट्स ना केवल यूपी से, बहुत सारी जगहों से आ रही हैं कि उसमें ये अनुमान अब लोगों का सही साबित हो रहा है कि वो जो 1 करोड़ प्लस सीट जो वोटर्स बढ़े हुए दिखाए गए धीरे धीरे चुनाव चरणों पूरा होने के बाद, जो एक टाइम फ्रेम होता है जहां पे आप आंकड़े रिलीज करते हैं चुनाव आयोग, उसके बाद भी आते रहे, तो वो कहा जा रहा है कि यही इन्हीं में बांटा गया है, इन्हीं सीटों में। और वो सीटें हैं जहाँ पे बहुत कम मार्जिन से भाजपा जीती है, वहां इन सीटों, ये जो वोटर्स हैं, ये वोट्स हैं, वहां इनको ऐड किया गया है। अब ये इतना बड़ा ये है घोटाला है कि देखिए, इसमें तो जो पॉलिटिकल पार्टीज है उन्हीं लोगों को आगे आना पड़ेगा अपने डिटेल्स के साथ कि भाई आप अभी आपको 234 सीट मिल गई है तो आपको शांत नहीं बैठना चाहिए। मेरे हिसाब से अभी भी इस चुनाव की जितनी भी इसमें हेराफेरी और धांधलेबाजी हुई है, उसको बिल्कुल उसका बाकायदा स्टडी होना चाहिए कि इसमें हुआ क्या है, और उसके बाद चैलेंज किया जाए। और मैं तो कहती हूँ वो 40,000 रुपए पर मशीन लगे या 50,000 रुपया पर मशीन चार्ज करे आयोग। मैं तो कहती हूँ जहां जहां जिसको डाउट है और जहां पे लगता है कि वास्तव में धांधली हुई है उन 1 करोड़ वोटों के जरिए, तो वहां पे अप्लाई करना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज फंड करें सांसदों को कि आप लगाइए एप्लीकेशन, क्योंकि 45 दिन तक तो अभी सुप्रीम कोर्ट की ये है ऑर्डर, क्या उनको रखना है वीवीपैट, वहां वीवीपैट की गिनतियां करवाइए। गलती देखिए, गलती चुनाव से सुप्रीम कोर्ट की, उसको मैं तो कहती हूँ माफ नहीं किया जा सकता। 100% वीवीपैट की काउंटिंग होनी चाहिए थी। दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, कोई शंका ही किसी के दिमाग में नहीं रहती। ये जो 1 करोड़ वोट बढ़ाने की इनको हिम्मत हो गई और इनकी चाल चल गई, तो ये इसी वजह से चल गई। अगर वीवीपैट ही वहां नहीं होंगी 1 करोड़ फालतू, तो कहां से जोड़ लेते ये? बिल्कुल नहीं जोड़ पाते। ये ईवीएम में इन्होंने जो होता है कि जहां कम मार्जिन से सीट जीत हार हो रही होती है, वहां ये कर देते हैं धांधली। तो मेरा तो मानना है कि इसको शांत नहीं बैठना चाहिए अभी भी। जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसमें लगातार, क्योंकि कुछ सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट है वो अभी भी इस तरफ काम कर रहे हैं, लेकिन उनको जब तक विपक्षी दलों का सहयोग नहीं मिलेगा तो ये चीज सामने नहीं आएगी। ये घोटाला सामने लाया जाना जरूरी है, क्योंकि इस वक्त मोदी जी एक तो बैकफुट पे हैं, बहुत कमजोर पिच पे खड़े हुए हैं। वो खुद ही हाथ जोड़ते घूम रहे हैं नीतीश और नायडू के सामने। तो उनका सारा घमंड जो है वो 7वें आसमान से गिर के नीचे जमीन पे गिरे हैं, वो ऊपर से आके। तो ऐसे समय में उनको चैलेंज किया जाना बहुत जरूरी है। और इस वक्त जुडिशरी को भी समझ में आ गया होगा कि इस देश की जनता चाहती क्या है। इस देश की जनता वो नहीं चाहती कि जो मोदी चाहते हैं। ब्यूरोक्रेसी को भी समझ में आ गया होगी देश की जनता क्या चाहती है। तो इस अभी विपक्ष को ढीले नहीं पड़ना चाहिए। मतलब ये नहीं कि ढुलमुल हो जाए कि चलो भाई हमने तो अपना काम पूरा कर दिया। ठीक है इनकी, क्योंकि अभी अभी जो शपथ ग्रहण समारोह है और जिस तरीके से दिन भर खबरें आती रहती है कि वो नीतीश जी को ये ऑफर चला गया और नायडू ने ये मांग लिया और उसने ये दे दिया और वो इंडिया की तरफ आ रहे हैं, वो इंडिया से एनडीए से निकल रहे हैं। तो ये इस तरह की जो खबरें आ रही है, जब तक ये सेटल डाउन नहीं होगी, डेफिनेटली जो लीडर्स हैं उनको अभी ये काम करने की फुर्सत नहीं है। लेकिन जो निचले सेकंड लाइन लीडरशिप है वो ये काम कर सकती है
और उनको जो सिविल सोसाइटी के लोग जो इन वोटों की जो हेरा फेरी हुई है उस पर जो कर रहे हैं काम, उनके साथ पूरा कॉपरेशन के साथ काम करना चाहिए। ये धांधलेबाजी सामने आ जाएगी। जी हमारे साथ अजय शुक्ला जी भी जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बहुत अच्छे समय पर आप जुड़े। हालांकि मैंने लिंक आपको भेजना था, किसी और अजय जी को भेज दिया तो ऐसी गलती हो जाती है लाइव में चलते हुए। तो अजय जी, हम लोग बात कर रहे हैं कि आज एक ऐसा सर्वे आया CSDS का। CSDS नामचीन संस्था है और उसने जो सर्वे लाया उसकी बात चौंकाने वाली है उन लोगों के लिए जो हम लोगों की बात नहीं सुनते थे। हमारे लिए कोई चौंकाने वाली बात नहीं। हम तो कहते थे कि मोदी मैजिक फेल हो चुका है। उत्तर प्रदेश में ये केवल सर्वे हुआ और ये पाया गया कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री देखने वाले लोग 100 में 32 हैं उत्तर प्रदेश में, और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखने वाले 100 में 36 हैं उत्तर प्रदेश में। और ये जो लीड है अपने आप में, हम तो ये बात करते रहे कि मोदी मैजिक खत्म हो गया, लेकिन हमने ये बात नहीं की कि राहुल मैजिक चल रहा है। और ये राहुल गांधी के साथ हमने बहुत बड़ा अन्याय किया है। हमने बहुत बड़ा अन्याय किया है राहुल गांधी के साथ कि हमने राहुल मैजिक को देखा नहीं, देखना चाहा नहीं। मैं चाहा नहीं इसलिए कह रहा हूं कि ये सर्वे वालों को सब पता था, इन लोगों को सब पता था, लेकिन इन लोगों ने देश से सच छिपाया, झूठ फैलाया और एग्जिट पोल का डंका बजाया। सत्ताधारी दल की मदद की, नरेंद्र मोदी की मदद की, विपक्ष को नेस्तनाबूद करने की पुरजोर कोशिश की। इसके बाद भी जनता का जो फैसला आया वो फैसला आज इस हाल में है कि नरेंद्र मोदी की सरकार की तानाशाही, गरूर, अहंकार सब चकनाचूर हो चुका है। भले ये शपथ ग्रहण हो जाए, लेकिन यहाँ पर एक लगाम जो है जनता ने डाल दी है। और उनको आज जो कहते थे मुस्लिम आरक्षण, जो कहते थे कि भैंस छीन के बांट देंगे, 2 में से 1 भैंस, जो कहते थे मंगलसूत्र छीन करके मुसलमानों को दे देंगे, वो चंद्रबाबू नायडू उनके साथ रह करके आंध्र प्रदेश में 4% का आरक्षण लागू कर रहा है मुसलमानों के लिए। हालांकि मैं कहता हूं कि हमारे देश में हिंदू और मुसलमान के आधार पर कोई आरक्षण है ही नहीं। इसको प्रेजेंट करने का बीजेपी का तरीका गलत था, क्योंकि समूह में आरक्षण दिया जाता है, धर्म के आधार पर दिया नहीं जाता। लेकिन उनके ही शब्दों में वो आरक्षण लागू हो रहा है। वो ईदगाह कब्रिस्तान के लिए जमीनें दी जा रही हैं, 50 साल से ज्यादा मुस्लिम लोगों को पेंशन दी जा रही है, या फिर सस्ते लोन दिए जा रहे हैं। ये सारी चीजें चंद्रबाबू नायडू लागू कर रहे हैं। और ये इंडिया गठबंधन को केवल मुसलमानों के लिए और हिंदुओं से धन छीन के मुसलमानों को देने वाला बोल करके इन्होंने सीधे सांप्रदायिक आधार पर वोट मांगा था। हालांकि चुनाव आयोग ने कुछ किया नहीं, लेकिन आज केंद्र की सरकार उस पर चुप्पी डाले बैठी है। और हम अब थोड़ा सा आप पृष्ठभूमि हमने बता दी, क्योंकि रिपीट भी हुआ, आप देर से जुड़े थे, लेकिन सीधे हम आपसे कहना चाहते हैं कि राहुल मैजिक क्या केंद्र की सरकार को चैन से रहने देगा? क्योंकि राहुल मैजिक ने तो बहुत बड़े शेयर घोटाला को भी सामने रख दिया है। जी देखिए प्रेम जी, मैं बड़ा ईमानदारी से कहूं कि मैं तो सदैव से मान रहा था कि राहुल मैजिक चल रहा है, और मुझे लगता है मीनू जी भी ये बात कहेंगी कि हमें तो बिल्कुल लग रहा था, 100% लग रहा था। और इस बात को लेके हम लोगों ने चर्चा भी की थी, हमने और मीनू जी ने बैठ करके चर्चा की थी इस पे। तो सीधी सी बात है, हमारे लिए कोई आश्चर्यजनक नहीं था। लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा कि इसको जो गोदी मीडिया है उसने हो सकता है समझा हो, लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं थी, या वो इतना बिक चुका है कि वो दिखाने की, कहने की हिम्मत नहीं दिखा रहा। यदि वो ये दिखाता और बताता तो शायद तस्वीर और बहुत कुछ होती, क्योंकि हमारी आपकी बात एक सीमित प्लेटफॉर्म तक पहुंचती है।
लेकिन उनकी बात बड़े प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है, उनके पास संसाधन बहुत हैं, बहुत तरह की चीजें। तो यह स्थिति, वो इस अभियान में लगे रहे कि कैसे राहुल गांधी को जो है लगातार उनको नीचा दिखाया जाए, कैसे उनके तमाम सारे बयानों को काट छाट के इस तरह से प्रस्तुत किया जाए। एक बात, ये इसके बावजूद कि सोशल मीडिया का वो धड़ा जिसका हम बहुत छोटा सा हिस्सा हैं, बातें बहुत नहीं पहुंचती, लेकिन जनता के इंटरेस्ट ने सबसे ज्यादा शेयर हमारे ही वीडियोस को किया। जनता ने उनके वीडियोस को आपस में बांट करके पढ़ा, नहीं सुना, नहीं देखा। यही कारण है कि ये मीडिया जो कि कम लोगों तक पहुंच, इस मायने में कि डायरेक्ट पहुंच, लेकिन जिस तरह से शेयरिंग हुई इसकी, इसने इतना बड़ा इम्पैक्ट डाला, इस झूठ का पर्दाफाश कर दिया। इसको भी समझने की आवश्यकता। मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं बहुत छोटा सा चैनल हूं, लेकिन सोशल मीडिया पे जो नंबर्स ऑफ चैनल्स हैं, इवन हम लोग जब यूट्यूब पर भी, इस पर ट्विटर पर भी बात डालते हैं तो बड़ी तेजी से लोग एक दूसरे को शेयर करते हैं। तो ये जो फिजा बनी है, इसको मैंने, आप जानबूझ करके, चूंकि आपने एक बात कही थी तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की मैंने जरूरत समझी। जी अजय जी। देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि इस दृष्टिकोण से नहीं कह रहा हूं। हम लोग छोटे छोटे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी जगह पे बात करते हैं, लोग देखते हैं, उनका एक संगठित पूरा है और वो संगठित एक ही चीज हर जगह जा रही है। यह अंतर है हमारे में और उनमें। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उसका फर्क पड़ता है। तो जब यह फर्क पड़ता है तो निश्चित रूप से उसमें जाकर के वो चीजें पहुंचती, वो चीजें उन लोगों में भी पहुंचती हैं जो हमारे चैनल को नहीं देख रहे होते और वो उसके आधार पर धारणा बना रहे होते हैं। तो कम से कम उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, यदि ये सच पहुंचता तो उनमें सुधार हो सकता था। तो जो 36% वोट आए हैं वो शायद 20% पे सिमट जाते, हो सकता है 25% पे सिमट जाते। मेरा कहने का यह मतलब है कि 5%, 10% कुछ को तो समझ में आता, लेकिन उनको जो बार बार दिखाया जाता है, बार बार तरह से दिखाया जाता है, वो दिखाया जाता है राहुल गांधी तो न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, राहुल गांधी तो नॉनसेंस है, राहुल गांधी को तो कुछ पता ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, कल मैं एक बड़े अच्छे डॉक्टर है, मैं उन्हें डॉक्टर के तौर पे बहुत अच्छा मानता हूं। बड़े बड़े डॉक्टरों से जब मुझे लगता है कंसल्ट करने से नहीं फायदा हो रहा तो मैं उनके पास जाता हूं। हालांकि वो सिंपल फिजिशियन है, उनके साथ मेरी बात हो रही थी और वो बहुत समझदारी की बातें करते हैं, बहुत सारी चीजों का ज्ञान भी है, पढ़ते लिखते रहते हैं, उनकी आदत है। जब मैं राहुल गांधी को लेकर के बात करता हूं तो वो राहुल गांधी के लिए बहुत ज्यादा निगेटिव, इस बात को लेके मेरी उनकी बहस होती है कहीं। लेकिन मैं एक चीज बताऊं कि क्योंकि वो पूरे दिन जब भी देखते हैं वही चैनल्स देखते हैं, वही अखबार पढ़ते हैं। समस्या ये है वो मोबाइल यूज नहीं करते हैं, वो और कोई ऐसी चीज यूज नहीं करते हैं कि जिससे मैं ये कहूं कि उनको डॉक्टर साहब को फोन करना है, या तो वो उनके घर पे करिएगा या उनके क्लिनिक पे करिएगा, इसके अलावा वो आपको किसी मोबाइल पे नहीं मिलेंगे कहीं, तो वो तो देखते नहीं। तो इसलिए उनकी समस्या है, वो घर आते हैं, टीवी चालू कर लेते हैं, वही देखते हैं। अब आप क्या करें? हालांकि इस बार मैं बड़े उससे कहता हूं कि मेरे बार बार कहने का एक असर हुआ कि उन्होंने वोट डाला। मैं अपनी पत्नी से बोला, यदि उन्होंने वोट डाल दिया ना तो मनीष तिवारी 100% जीतेगा, और सच में उन्होंने डाला, और वो झूठ कभी नहीं बोलते, सबसे अच्छी चीज है। तो वो मेरे साथ में उनके अच्छे रिश्ते हैं, एक दूसरे से हमारी उनकी बहुत बहस होती है, कोई दूसरा देखे तो सोचे कि कल इनकी तो बात ही नहीं हो, लेकिन फिर भी चीजें हैं तो उसको लेकर के। एक दिन वो आपकी किसी टीवी चैनल पे ही चर्चा में आप भाग ले रहे होंगे, वहां आपने बताया होगा, उस पर उन्होंने आपका नाम लिया था। तो मैं यही बता रहा हूं कि वो उन सबको तो देखेंगे, लेकिन अब वहां आप भी जानते हैं आपको कितना बोलने दिया जाता है। तो इसलिए
सबसे बड़ी बात ये समस्या हुई। लेकिन राहुल गांधी योग्य हैं, इस बात को हम जानते हैं। राहुल गांधी कितने योग्य हैं, इस बात को हम लोग बैठ के डिस्कशन करके, हम और मीनू जी साथी थे, पूछे, और हम लोगों ने साथ डिस्कस किया, 3.25 घंटे डिस्कस किया। और 3.25 घंटे सामान्य नहीं बातें हो सकती, बहुत सारी बातें हुई, बहुत भावुक बातें भी हुई, बहुत वैसी बातें हुई। उस शख्स का नॉलेज, आप ये सोचिए, आपके किचन से शुरू करेगा, हो सकता है शिकागो पहुंच जाए, शिकागो से शुरू करेगा तो हो सकता है जर्मनी पहुंच जाए, जर्मनी से बात करेंगे तो हो सकता है आपके चेन्नई आ जाए, वो आपके दिल्ली पे आ जाए। मतलब वो उस आदमी का नॉलेज इस लेवल का है कि कहीं पे भी बात कर लीजिए, किस टॉपिक पे बात कर लीजिए। और जो बातें हुई, नेशनल, इंटरनेशनल, रीजनल, तमाम सारे लीडर्स को लेके, उसमें सीधी सी बात। और उसके बाद मैं कह सकता हूं कि उससे ज्यादा मैंने कई प्रधानमंत्री देखे। मैं मनमोहन सिंह की बात नहीं करता हूं, वो एक पर्टिकुलर विषय में बहुत बड़ी उनकी वो थी, लेकिन बीइंग अ लीडर वो बहुत सक्सेसफुल नहीं थे। इसी तरीके से तमाम सारे लीडर्स हैं। तो मैं अटल जी के समय से लेके अब तक के जितने लीडर्स मैंने देखे हैं, देवगौड़ा को भी देखा, इनको देखा, सबको, मैं ये कह सकता हूं उस शख्स से ज्यादा योग्य लीडर मैंने इनमें से किसी को नहीं देखा। अटल जी को भी नहीं देखा। अटल जी बोलते बहुत अच्छा थे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अटल जी उसको ट्विस्ट दे लेते थे और बहुत सारी चीज राजनीति कर लेते, लेकिन राहुल गांधी से ज्यादा योग्य मैंने नहीं देखा। तो यह बात कह सकता हूं, इसमें मुझे कोई गुरेज नहीं। तो इसलिए राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के डर का कारण है। वो शख्स यदि किसी एक से डरता है तो उसका नाम राहुल गांधी, इसके अलावा वो डरता वरता नहीं है। जी प्रेम जी। जी जी देखिए, हमारे दर्शक बहुत सारे सवाल भी कर रहे हैं। इसमें फ्रांसिस जी आपसे जानना चाहते हैं, अजय शुक्ला जी के वो जो थप्पड़ कंगना रनावत को मारने वाली लड़की है, कांस्टेबल है कुलविंदर जी, उसके बारे में कोई अपडेट हो तो बताइए। देखिए, मैं उसमें अपडेट क्या है, वो सस्पेंड कर दी गई है, उसके खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है, वो सारी चीजें हैं। पंजाब, वो जो FIR दर्ज हुई है वो पंजाब के मोहाली जिले के थाने में दर्ज हुई है। तो निश्चित रूप से उसकी पंजाब पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी, जो भी होगा वो आएगा सामने, जो भी है। बहरहाल मैं एक चीज कहूं, मैं पर्सनली बताता हूं, मैं इसको, इस चीज को जस्टिफाई नहीं करता हूं कि उसने थप्पड़ मारा तो सही किया, क्योंकि जब आप सुरक्षा में किसी के तैनात होते हैं तब आपकी जिम्मेदारी, आपको कोई गाली भी दे दे तो आपकी जिम्मेदारी वो होती है कि आप उसके लिए उसी तरह की कार्रवाई कीजिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन आप इस तरह एक्ट करें सर, इस तो विषय वो पर थोड़ा बात करेंगे तो हम भटक जाएंगे, क्योंकि आपकी राय से थोड़ी डिफरेंट मेरी राय है जी। तो फिर थोड़े से भटकाव हो जाएगा। तो अभी रहने देते हैं अपडेट तक की बात को। और हमारे एक दर्शक पूछ रहे हैं कि मेरे बात का जवाब दीजिए, बार बार ये कर रहे हैं। और इनकी बात क्या है कि इन्होंने कही थी हमारे चैनल पर कि बिहार में तेजस्वी यादव की पार्टी RJD अगर 10 सीट ले आए तो आपका सिर मेरे माथे पर, और कह रहे हैं कि मेरी बात सही हुई, आप इस पर जवाब दीजिए, और बार बार कह रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, एक वीडियो आप देख लीजिए, बहुत तेजी से तैर रहा है कि केंद्रीय मंत्री हैं SP बघेल, उन्होंने कहा था उत्तर प्रदेश में कि अगर अखिलेश यादव की पार्टी 10 सीट भी ले आए उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव जहां जहां थूकेंगे हम वहां वहां चाटेंगे। तो अब मैं क्या कहूं, आपको उत्तर समझ लेना चाहिए। एक गलत हो गया तो वो क्या थूक चाट रहे हैं? देश इतना बड़ा है, आपकी एक बात सही हो गई तो आप पीछे पड़े हैं कि मेरी बात सही हो गई। लेकिन
इस देश में बड़े बड़े सर्वेयर्स ने झूठ बोला, गलत दिखाया, सच्चे सर्वेयर्स भी सच नहीं साबित हुए। हमने भी एक आकलन रखा, कई स्टेट में सही हुआ, कई स्टेट में नहीं हुआ, दोनों सारी बातें नहीं। जनता का फैसला, इसकी गहराई, इसका आकलन हम अक्षरशः कर पाने में ऐसा कोई तंत्र विकसित ही नहीं हुआ है कि उसको कर पाए। ये इस मोटे तौर पर इस बात को समझिए। और अगर आप इस गुमान में हैं कि आपने कह दिया था और आप बातें सही हैं, तो फिर और चुनाव में हम आपकी जो मदद है हम लेंगे, सुनेंगे आपकी बात को, आगे देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं उस सर्वे को एक बार लाना चाहता हूं स्क्रीन पर, जो कुछ समय पहले शुरुआत में हमने पढ़ा था अपने दर्शकों के लिए। लेकिन मीनू जी आपका भी ध्यान खींचता हूं और अजय जी का भी। अजय जी, ये CSDS का सर्वे है जो हमारे स्क्रीन पर है। इसमें देखिए अपर कास्ट का 79% वोट एनडीए को मिला है, 16% इंडिया को, बीएसपी को 1%, यादवों का 82%, फिर आप 82% इंडिया को मिला है, मुस्लिम का 92% इंडिया को मिला है, और जाटवों का 25% इंडिया को मिला है। नॉन जाटो आधे से ज्यादा 56% इंडिया को मिला है। और अदर ओबीसी जो है, एक तो कोयरी कुर्मी अलग से दिखाया गया है, उसका 34% और अदर ओबीसी का 34% इंडिया गठबंधन को मिला है। यानी इंडिया गठबंधन ने हम लोगों के आकलन के हिसाब से मुस्लिम और यादव का एक मुश्त वोट पाने के साथ साथ दलितों के वोट का बहुत बड़ा, यानी आधा जाटव वोट तो 44% बीएसपी को मिला, लेकिन शेष 46% का 25% हिस्सा इंडिया गठबंधन ने लिया। और जो नॉन जाटव दलित है उसका तो 56% इंडिया ने लिया। और यही वो बात थी, संविधान वाली बात, लोकतंत्र और आरक्षण खत्म होने वाली बात, जिसकी पुष्टि कर रही है ये आंकड़े, उसकी पुष्टि कर रहे हैं। लेकिन किसी सर्वे ने इस आंकड़े को देखने की हिम्मत नहीं जुटाई। जी मीनू जी। जी देखिए, जो यूपी में जो स्थिति बनी है उसकी पुष्टि आप, ये जो आपने आंकड़े CSDS के पेश किए हैं, ये कर रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि CSDS या अन्य जो सर्वे करने वाले लोग हैं उनको ये चीजें दिखाई नहीं दे रही होंगी। आपने जो संविधान की बात कही, जो नॉन जाटव और जाटव वोट्स के बारे में, तो वो बता रहा है कि कितना बड़ा खतरा उनको लगा अपने सर के ऊपर मंडराता हुआ, कि उन्होंने एक मुश्त जाके 54% कम नहीं होता वोट, तो वो इंडिया गठबंधन को गया है उनका वोट। और बहुत देखिए, आप पूरी टैली में ही देख लीजिए ना कि अपर कास्ट के अलावा और कहाँ कौन सा वोट एक मुश्त एनडीए को गया है। तो वो चीज, ये तो देखिए सर्वे के साथ जो अब आ रही हैं, आप जैसे लोग, आप जैसे जो जमीन की पत्रकारिता, जो जमीन पे पकड़ रखते हैं, वो लोग शुरू से ही कह रहे थे। और यूट्यूब चैनल्स के ऊपर तो बहुत सारे यूट्यूबर, जो पत्रकार जो है यूट्यूब के जुड़े हुए, जो ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग कर रहे थे ग्राउंड से, उन्होंने भी यही सब चीजें कही थी कि दलित वोटों के बारे में सबको यही था कि दलित और ओबीसी वोट जो है वो बहुत घबराए हुए, दलित तो सबसे ज्यादा घबराए हुए हैं संविधान से। और ये जो मोदी जी ने जो संसद में घुसते ही इतनी बड़ी एक्स्ट्रा लाइफ साइज से भी बड़ी, पता नहीं कहां से लाए होंगे संविधान की प्रति, जो वो सिर से लगाई, तो उनको भी पता चल गया कि भाई मुझे वोट क्यों नहीं मिला, कि यही है संविधान ही है जिसकी जड़ में जो मेरे वोट कट गए हैं सारे। तो उन्होंने ये देखा कि अपनी सिर से लगा के और नवा के और उसमें भरोसा जताने की कोशिश की है, लेकिन अब तो चिड़िया चुग गई खेत। अब तो पब्लिक को पता चल गया कि ये व्यक्ति जरूर संविधान को तोड़ेगा। तो उन्होंने पहले तो अभी दे दिया है, जैसा मैंडेट उन्होंने दिया है कि भाई तानाशाही नहीं चलने देंगे तेरी, हम तुम्हारे जिसको कहते हैं ना मुहावरे की भाषा में, हाथ ही काट देंगे जिन हाथों से आप संविधान को नष्ट करना चाहोगे। तो वो वाली बात जनता ने गठबंधन दे दिया है। और ये जो कास्ट का जो इक्वेशन चली है, ये देखिए इक्वेशन मैं मानती नहीं हूँ कि सर्वे वाले पकड़ नहीं रहे थे इसको, सब पकड़ रहे थे, लेकिन एग्जिट पोल में भी पकड़ा होगा। मैं तो 100% मानती हूँ एग्जिट पोल में यही होगा। अगर वो जो रो रहे थे ना एक जनाब एग्जिट पोल वाले, उनकी अगर ओरिजिनल शीट्स निकाल के देखी जाए, उनको रेड मार के उनके घर पे, वहां से जो ओरिजिनल शीट्स निकले तो इसी के आसपास निकलेंगे उनके आंकड़े भी।
एग्जिट पोल्स के। लेकिन क्योंकि उस वक्त मोदी जी की सम्मोहन में, मोदी मैजिक में और मोदी जी के पैसे के दबाव में और उनसे उन्होंने पेमेंट ले रखा था, उसका इतना बड़ा दबाव था कि वो उससे हिल नहीं सकते थे। लेकिन अंत में मुंह की खाई अपनी, और अब देना पड़ रहा है उनको और एडमिट करना पड़ रहा है, रोना पड़ रहा है उनको कि जो उन्होंने अंदर खाने गिल्ट हो रहा है कि बहुत बड़ी गलती कर गए हम। तो ये चीजें हैं जातियों का। तो देखिए, और जो मोदी जी कहते रहे जातियां तो होती नहीं है और 4 ही वर्ग होते हैं, वो चीज इन आंकड़ों ने सिद्ध कर दी है आपकी कि जाति अभी है बाकी, क्योंकि देश के अंदर जातिवाद अभी भी हावी है। आप समाज में निकल के देखिए ना, दलितों के साथ में क्या व्यवहार हो रहा है। आज भी कोई कमी थोड़ी आई है दुर्व्यवहार में। जो मोदी जी कह रहे हैं कि कोई जाति नहीं होती, जो जातियां होती नहीं है इस देश के अंदर, वो भले ही खुद को ओबीसी बता के उन्होंने 2 बार 2 चुनावों में खूब वोट बटोरे, लेकिन है जाति का असर है और जाति लाइन पे, कास्ट की लाइन पे वोट होता है। तो मैं तो इतना ही कहूंगी, बाकी आप कुछ टिप्पणी करना चाहें अजय शुक्ला जी? जी शुक्ला जी, आपके पास जरूर इन आंकड़ों पर आना चाहूंगा। ये जातिवार आंकड़ा है, महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश में एक व्यापक बदलाव की ओर ले जा रहा है। विधानसभा चुनाव भी होंगे और निश्चित रूप से सबकी नजर रहेगी इस उत्तर प्रदेश पर। हालांकि विधानसभा चुनाव होने में यहाँ समय है, वक्त है, लेकिन ये बदलाव पूरे देश में, सर्वे तो हमारे पास सिर्फ उत्तर प्रदेश का आया है और ये पूरे देश में बदलाव है। महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, हरियाणा में चुनाव होने हैं आपको, और तीसरी जगह झारखंड में चुनाव होने हैं, और 3 में एक जगह इंडिया की और 2 जगह एनडीए की सरकार है। और इस बार इसी मॉडल पर अगर सर्वेक्षण है और बदलाव हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, लोग इंडिया गठबंधन की ओर आकर्षित हैं, तो एक बहुत बड़ा बदलाव हमें दिखता नजर आ रहा है। निश्चित रूप से प्रेम जी, देखिए बदलाव निश्चित रूप से एक बड़ा बदलाव है और बदलाव के लिए आप ये उम्मीद रखिए बड़ा बदलाव होने की स्थिति में। पहले एक चीज, चूंकि आपके इसमें कोई दर्शक एक सवाल कर रहे थे, मैं उस सवाल का जवाब देना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी ने तमाम गोदी मीडिया को चैनल दिया, किस लिए दिया? उस स्वार्थ में दिया कि, और वहां पर वही सवाल थे जो वहां से अप्रूव्ड होते हैं। यदि जो लोग जानते हैं इंटरव्यू देने की बात आप कर रहे हैं ना जी, हाँ, तो वो क्या कहते हैं, पीएमओ में जाते हैं और जोशी जी जो अप्रूव करते हैं वही सवाल आप पूछ सकते हैं और वही होता है। तो पहले तो ये जान लीजिए नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू में ये होता है। दूसरा, इन चैनल्स की आप स्थिति देख ही सकते हैं। बाकी जो नरेंद्र मोदी को अपना मैसेज देना होता तो नरेंद्र मोदी असलियत में उनके जरिए मैसेज के लिए लोगों से मिलते हैं, नहीं तो पूरे 5 साल में तो उन्होंने नहीं दिया। चुनाव के समय में आके सबको बुला के फिक्स करके दिया जा रहा है। हर चैनल, हर अखबार, सभाओं से टोटल इंटरव्यू दिए। अब आप समझिए अखबार और चैनल मिला के। तो एक तो ये है। तो चलिए छोड़िए, ये मैंने बताया। राहुल गांधी ने किसी को भी इंटरव्यू नहीं दिया। राहुल गांधी ने इसलिए नहीं दिया क्योंकि राहुल गांधी कहीं पर भी, राहुल गांधी पहुंचे, आप उनके सामने माइक खड़ा दीजिए और कहिए ये बताइए इस पे क्या है, राहुल गांधी जवाब देते हैं। तो इंटरव्यू अलग से देने की जरूरत उसे है जिसे अपने इस तरह से प्रचार करने की जरूरत। राहुल गांधी से वहां पर चाहे वायनाड हो, चाहे रायबरेली हो, चाहे जहां हो, वहां पर लोग जाके अपना माइक लगा देते थे। वो अपने ऑफिस में जा रहे होते हैं, उस समय तमाम खड़े होते हैं, पूछने लगते हैं और वो कर लेते हैं। तो राहुल गांधी सवालों से डरते नहीं है, सबसे बड़ी चीज है वो। और वो रेगुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो इसलिए राहुल गांधी को अलग से इंटरव्यू की आवश्यकता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो जनता से जुड़े सब्जेक्ट हैं उन पर वो लगातार बोलते रहते हैं। अब आता हूं उस पे कि जिस तरह से चीजें आज पूरे देश में जिस तरीके से माहौल निकला है, यदि मैं 2-3-4 चीजें कहना चाहूंगा। यदि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अपने स्वार्थ को थोड़ा सा पीछे छोड़ा होता, राष्ट्र के लिए सोचा होता और एक सम्मानजनक समझौता कर लिया होता, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, 5-6 सीटों की बात हो रही थी। यदि 5-6 सीटों पे बात बन गई होती, वही जो 10 सीटें हैं वो 12 सीटें हारी हैं, उन्हीं सीटों की बात हो रही थी।
वहां यदि उन्होंने समझौता कर लिया होता तो उनमें से 8 सीटें आज इंडिया गठबंधन के पास होती। 8। उनके अंतर को देख लीजिए, उनके वोट को देख लीजिए। तो पहली बात ये, यहां एक कमी पूरी होती। ये मैं मिनिमम 8 कह रहा हूं और ज्यादा भी हो सकता। चलिए, इसके बाद में मैं दूसरा बताता हूं। बिहार में तेजस्वी ने मनमानी न की होती, उन्होंने भी अखिलेश यादव की तरह से चीजों को समझा होता। अखिलेश यादव ने भी एक सीट पे उतना अच्छा नहीं समझा, फर्रुखाबाद वाली एक सीट वो दे देते सलमान खुर्शीद को तो वो निकल जाते। बहरहाल चलिए, वो एक गलती है तो इतनी गलतियां हो जाती हैं, इसलिए मैं उसे गलती नहीं मानता हूं। लेकिन जो गलती मानता हूं वो एक और चीज कहूंगा, लखनऊ की सीट वो यदि कांग्रेस को देते तो निकल जाती, क्योंकि लखनऊ ने कभी भी समाजवादी पार्टी को स्पेस नहीं दिया है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस का वोटर जो है वो और ज्यादा मेहनत से आता और उससे दोनों मिल करके वो सीट एक निकाल सकते थे, राजनाथ सिंह हार सकते। एक सीट जो बनारस की जीती जा सकती थी, मैं बार बार उसका कहता हूं, वो जीती जा सकती थी और यह बात साबित हो गई। मैंने यह बात प्रेम जी आपके कार्यक्रम में कही थी और उस सीट पर यह स्ट्रेटेजिकल पूरी मेहनत की गई होती। अजय राय अपने घर में बैठ के चुनाव लड़ रहे थे। यदि वो सचमुच चुनाव लड़ते, वो शाम को 6 बजे निकलते थे घर से और 3 घंटे 4 घंटे घूम के फिर आ जाते थे। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। इसके बावजूद वो सोचिए इस स्थिति में थे, यदि थोड़ी मेहनत कर ली गई होती तो वो चुनाव जीत लिया गया होता, नरेंद्र मोदी हारे होते। तो मैं उदाहरण दिया। तो बिहार में जो सीटें हारी हैं उसमें आप सीटों को देखिए कायदे से, यदि उसमें एक तरह से ना होता, 4 सीटों पे ही क्यों सिमटी, उसकी वजह देखिए। पप्पू यादव को कहा जा रहा था, इन्होंने नहीं देने दिया और जिद करके किया बीमा भारती के लिए। बीमा भारती कितना वोट पाई? 27,000 और पप्पू यादव पाए 5 लाख से ऊपर और जीत के आया गया। जिद नहीं करनी चाहिए, जब बड़े उद्देश्य होते हैं तो आपको छोड़ना होता है। ये बात राहुल गांधी से सीखी। राहुल गांधी ने हर जगह ये बात करी। अब मिनिमम तो आपको सोचना पड़ेगा कि 2-4 तो दे दीजिए भाई। आप नहीं, चलिए 6 देने को 7 देने को तैयार थे, 4 दे देते इन्हें, 2 दे देते उनको। क्या कहते हैं जो वामपंथी दल है आपकी, सोचिए 6 सीटें तो यही निकल आती और उस 6 के बाद में 6 और निकल आती। उसके बहाने भाजपा बंगाल से साफ हो जाती, 0 हो जाती। इसी तरीके से कांग्रेस की जहां गलती रही वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस, वहां की कांग्रेस निकम्मी कांग्रेस है। वहां के लीडर्स सिर्फ अपने लिए कर रहे थे, उनका कोई कंसर्न नहीं था किसी और के लिए कुछ करने का। तो यह एक बड़ी समस्या है। इस कारण से भी स्थिति, आप अपना भी लड़ते, दूसरे का भी लड़ाते और साथ साथ दूसरी चीजें करते। थोड़ा सा वो करना होता है, लेकिन जब ये नहीं होता है तो यही हालत होती है। इसके कारण सब बटे बटे और वो कांग्रेस ने वहां पर 6 सीटें हरवा दी, कांग्रेस ने। तो पहली बात। इसके अलावा मैं समझता हूं दूसरी एक जो कमी रही वो तेलंगाना और कर्नाटक में ओवर कॉन्फिडेंस की रही। वहां पर मैं लीडरशिप को दोष नहीं दूंगा, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे कि अरे अभी तो ये जीते हैं, ये जीते हैं, हम इतना अच्छा कर रहे हैं, होंगे। उन्होंने ये स्ट्रेटजी नहीं देखी कि बीआरएस के जो मालिक हैं उनकी बेटी जेल में है और उसके साथ सौदेबाजी चल रही और उसका नतीजा हुआ बीआरएस एक प्रकार से डमी बन गई और तेलंगाना में 8 सीट बीजेपी जीत गई। इसी तरीके से वहां पर तमाम दागी लोगों के साथ में वो हुआ और तमाम दागियों ने जिस तरीके से कर रहे थे उस समय
भाई वहां ईडी कार्रवाई कर रही, यहां तो आप दागियों के खिलाफ आप अपनी सरकार से, एंटी करप्शन से और दूसरों से तो करा सकते हैं कार्रवाई, वो नहीं हुई। उसका नतीजा है कर्नाटक में आप सीधे सीधे बस ये करते रहे और आपको लगा नहीं जीतेंगे जीतेंगे, और वहां पर भी मैं कहता हूं 10 सीटें ऐसी थी जो कांग्रेस जीत सकती थी। तो आप इससे समझिए ये वजह है जिसके कारण आज सरकार नहीं बन पाई। तो दोष यहां पर ममता बनर्जी का है, दोष यहां पर वामपंथियों का भी है। वामपंथियों ने भी कई जगह बहुत बदमाशी करी। वामपंथियों के कारण केरल में खाता खुला है बीजेपी का, नहीं तो खाता नहीं खुलता, खुल नहीं सकता था। कांग्रेस को हरवाइए, खत्म कीजिए, इसलिए वामपंथी वहां लगे। तो यह नहीं होना चाहिए था। आप लड़ते, दोनों आप जीतते। आप देखिए इस मामले में मैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पंजाब में लड़े, लेकिन उन्होंने बीजेपी को स्पेस नहीं दिया। बीजेपी कहीं तीसरे पे है, कहीं चौथे पे है, एक आध जगह पे ही दूसरे नंबर पे। तो इससे आप ये समझिए, तो इस तरह से करके बहुत सारी जगह थी जहां पर यह किया जा सकता था। तो इसलिए मैं समझता हूं कि यह होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, यह दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका नुकसान जो है सामने है आपके। तो ये सारी चीजें अपने आप में बताती हैं कि आपको कैसे। इसी तरह से कांग्रेस ने एक गलती लद्दाख में की, भारतीय जनता पार्टी के एमपी को अपने यहां शामिल करा लिया, लेकिन जो एक व्यक्ति निर्दलीय वहां से लड़ा, वो चाहता था कांग्रेस का टिकट, यदि कांग्रेस उसे टिकट दे देती तो शायद वो सीट कांग्रेस की होती। हालांकि वो कांग्रेस को ही सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आपकी अपनी सीट। तो ये संदेश है कई जगह, आप इस पे आ जाते हैं कि नहीं वो है तो ऐसा हो जाएगा, इस जगह आप बहुत मात खाते हैं और यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तो इसलिए मैं समझता हूं अब आने वाले चुनाव में ये सावधानियां बरती जानी चाहिए, और ये सावधानियां यदि बरती गई तो निश्चित रूप से। लेकिन बहुत सारे ऐसे नैतिक लोग भी हैं, मैं इसका उदाहरण दे रहा हूं कि इसका सबसे बड़ा उदाहरण बता रहा हूं कि आप देखिए पप्पू यादव, इतने के बाद भी उनके खिलाफ राहुल गांधी की रैली करवाई गई, तेजस्वी ने इतना तक किया। आप सोचिए, वो पप्पू यादव रायबरेली में भी चुनाव प्रचार करने पहुंचे, मैं वहीं पे था उस समय, और बाद में मैंने देखा कि वो बनारस भी गए, वहां भी उन्होंने मेहनत करी, और वो आखिरी समय तक, मतलब जीतने के बाद भी वो कहते हैं मैं मरते मरते तक कांग्रेस के साथ रहूंगा। बड़ी बात, चाहते सत्ता के साथ जा सकते हैं। इसके बाद में आप उधर देखिए, जब महाराष्ट्र में कांग्रेस ने टिकट नहीं दी थी, वो निर्दलीय जीता है, और उसके बाद में जीतने के बाद वो अपना प्रमाण पत्र लेके राहुल जी और सोनिया जी के पास पहुंचा। वहां से शिवसेना ने जिद करके कैंडिडेट उतार दिया था, और उसका नतीजा वो जीत के पहुंचा, उसने कहा यह आपको समर्पित है और मैं कांग्रेस के लिए। तो ये संदेश है, इनको समझने की जरूरत है। तो इसलिए मान के चलिए कि जिस तरह की स्थितियां, यदि ये गलतियां संभाली गई और चीजों को सबने मिलके एक तरह से किया, तो आगे स्पेस नहीं बचेगा बीजेपी के लिए। इतना जनता तैयार है इसका जवाब देने के। जी मीनू जी, समय कम बच रहा है, लेकिन सबकी जिज्ञासा है, प्रश्न भी आए हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार क्या आंकड़े पालेगी, फ्लोर टेस्ट पास कर पाएगी? ये एक प्रश्न है और इसका उत्तर लोग चाहते हैं। आपको क्या लगता है? अभी हालांकि समय भी नहीं पता, तारीख भी नहीं पता कब फ्लोर टेस्ट होंगे, लेकिन क्या जो स्ट्रैटेजी दिख रही, 2-3 बात मैं बताते हुए आता हूं। जैसे आज केसी त्यागी का 2 बयान आया। एक बयान आया कि हमें पीएम का पद का ऑफर मिला था, और दूसरा बयान उसकी भरपाई के लिए आने लगा
कि मेरे पास सबूत हैं, मेरे पास मोबाइल में है, बातचीत है, हमको ऑफर आया था, हमने ठुकरा दिया। पहली बार उन्होंने कहा कि मेरे पास है, और दूसरी बार कहा कि ठुकरा दिया। यानी ये भी दोनों बातें उनको कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या एनडीए गठबंधन में खींचतान के लिए वो दबाव बना रहे हैं, अपनी पोजीशन के लिए दबाव बना रहे हैं? नारा लोकेश चंद्रबाबू नायडू के बेटे हैं, वो कह रहे पेगासस की जांच होनी चाहिए। तो पेगासस की जांच तो मोदी सरकार के खिलाफ ही जांच है ना, तो वो इस डिमांड का क्या मतलब है? तो इस पृष्ठभूमि में और जो पीएम पद का ऑफर है उस बारे में जो बातें कही जा रही हैं वो ये कि नीतीश कुमार ने भी कह दिया था कि ठीक है, आप आंकड़े जुगाड़ कीजिए, मैं आ जाऊंगा। ये भी बात है। अगर पीएम पद का ऑफर सच है और आपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रखा है और देश को बता रहे हैं, तो ये सच भी बताइए ना कि हमने कहा है कि भाई आंकड़े जुगाड़ कर लीजिए, हम आ जाएंगे। तो इस पृष्ठभूमि में आपको क्या लगता है कि बहुमत सरकार पालेगी? जी, देखिए मोटे तौर पे तो जिस तरीके से मोदी जी ने पूरे धूमधाम के साथ वहां अपना नाम घोषित कर दिया और वहां राष्ट्रपति जी से दही शक्कर भी खा के आ गए उनके हाथों चम्मच से, उससे तो लगता है पा जाएगी। लेकिन जो ये केसी त्यागी की बात है, मीनू जी इसको जरूर बताइए, देश के लिए और देश के संवैधानिक इतिहास के लिए इससे बड़ा काला अध्याय और दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति संरक्षक होता है, कस्टोडियन है पूरे कंट्री की सारी संवैधानिक व्यवस्था और संविधान का और सारी व्यवस्थाओं का। वो यदि इस तरह की हरकत करता है कि इस तरह से, उसके लिए कोई भी दही खिलाने वाला नहीं है। उसको हर एक को एक समान तरीके से लेना होता है, बधाई देनी होती है, लेकिन उसे ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। जी बस आगे आप कंटिन्यू करें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए उससे ये भी पता चलता है कि अगर भविष्य में, अभी क्योंकि सरकार अभी बनी नहीं है, अगर भविष्य में कोई स्थिति उत्पन्न होगी विवाद की तो वो क्या करेंगी, उससे ये भी पता चल रहा है कि वो निष्पक्ष नहीं रहेंगी। उन्होंने दही शक्कर खिला के ये बता दिया है दुनिया देश को। हाँ, तो जो आपने केसी त्यागी जी की बात की और ये जो चंद्रबाबू नायडू के बेटे हैं वो जो बात कर रहे हैं, देखिए उससे लगता है कि रात में कोई स्थिति पलट ना जाए, क्योंकि तैयारियां पूरी हो चुकी है। शपथ ग्रहण की आज दिखा रहे थे कि भाई पूरा सज चुका है मंच। क्यों देखिए, और उनको भी दिखाई दे रहा है इधर इंडिया गठबंधन का जो कॉन्फिडेंस है, उधर जो बातें चल रही है, इधर से भी इंडिया गठबंधन ने भी अपना विपक्ष का नेता एक तरीके, सॉरी कांग्रेस ने तो अपना विपक्ष का नेता एक तरीके से तैयार कर ही दिया है। और जो चीजें अब पोस्टमार्टम हो रहा है एक तरीके से इस जीत और हार का, तो उसमें बड़े चौंकाने वाले आंकड़े जो आपने अभी यूपी के ही जो आंकड़े दिखा दिए हैं, तो वो सारी चीजें उनको दिखाई दे रही है, आगे के इलेक्शंस दिखाई दे रहे हैं। और वो देखिए जो चीजें पेगासस की बात, वो तो एक तरीके से तो टारगेट करना हुआ मोदी को। जो ये पेगासस की जांच की बात कर रहे हैं वो तो सीधे सीधे टारगेट कर रहे हैं। अरे भाई कल जिनके साथ आप सरकार बनाने जा रहे हो उनको आप टारगेट कर रहे हो। तो इस तरीके की तो बहुत सारी बातें आएंगी जिससे कि आपकी भिड़ंत होगी मोदी के साथ, क्योंकि मोदी ने कम कारगुजारियां नहीं की है 10 साल के दौरान। और उधर जो कह रहे हैं कि पीएम पद का ऑफर है, देखिए अगर पीएम पद का ऑफर है और वो कह रहे हैं रिकॉर्डिंग है, तो डेफिनेटली पीएम पद का ऑफर तो बहुत 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 बड़ा टेम्पटेशन है नीतीश कुमार के लिए रातों रात पलटी लेने में। क्योंकि हो सकता है अचानक आपको रात के 12 बजे फोन आए कि नीतीश कुमार पलट गए हैं और राजधानी में भयानक भागदौड़ मची हुई है, हलचल मची हुई है कि सुबह शपथ ग्रहण समारोह नहीं हो रहा है। उन्होंने मना कर दिया है कि मैं सोचूंगा अभी, या कुछ विघ्न पड़ गया उस पे। हालांकि शपथ ग्रहण समारोह उन्होंने बहाने तैयार रखे हैं मीनू जी, बहाने पूरी तरह से तैयार रखे हैं। कांग्रेस का मैनिफेस्टो नीतीश कुमार ने एनडीए में बढ़ा दिया है। आप अग्निवीर को स्क्रैप कीजिए, बड़ा खुल करके डिमांड है। इसके अलावा जातीय सर्वेक्षण लागू करने की बात है, और भी बहुत सारी डिमांड हैं जो इंडिया गठबंधन के। मुसलमानों के जो आरक्षण की बात उससे पूछी गई लोकेश से, जो चंद्रबाबू नायडू के बेटे हैं, उन्होंने कहा हाँ और देंगे हम आरक्षण, हमारा वादा है उनसे। तो ये सारी चीजें तो, और इसमें एक चीज और भी तो जान लीजिए, अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार मुस्लिम मिनिस्टर्स भेज देते हैं तो क्या होगा?
मोदी जी उसी तरह स्वीकार कर लेंगे उसको, या मोदी जी हटेंगे फिर पीछे, ठिठक जाएंगे वहीं कि मेरा तो गया सारा वोट बैंक, करा कराया बह गया बांध, जो भी कुछ मैंने बनाया था। तो बहुत सारी चीजें देखिए, ये बेसिकली जो अपने बेस में ही ये जो गठबंधन है, इसमें नीतीश हो या नायडू, वो दोनों सेक्युलर क्रेडेंशियल के, जिनको की जो कि माने जाते हैं सेक्युलर, जिनकी सोच है, विचारधारा है, उससे आते हैं। और मोदी जी धुर दक्षिणपंथी, कट्टरपंथी विचारधारा है उनकी। तो वो चीज का मेल तो है ही नहीं, बड़ा बेमेल सा है ये विवाह। लेकिन उसमें क्या होता है, ऐसी सरकारें बनी पहले भी हैं, लेकिन जो लीड कर रहा होता है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल काइंड का, कि सब में थोड़ा हम्बल होते हैं। मोदी जी तो बिल्कुल ऐसे झुकने वाले तो है ही नहीं, और किसी को इंक्लूजन वाले नहीं है, किसी की बात मानने वाले नहीं है। उन्होंने तो सारी जिंदगी अकेले निर्णय लिए हैं, जो उन्होंने कह दिया वो ब्रह्म वाक्य। और उसमें इस तरीके के लोग आ जाए जो उनके एक तो पुराने काम पे सवाल उठा रहे हैं, और एक अजीबोगरीब किस्म की डिमांड रख रहे हैं, जो कि मोदी जी के किसी मैनिफेस्टो में नहीं है, किसी विचारधारा में नहीं है। तो उनके साथ साथ निभाना तो बहुत मुश्किल है। अगर शुरुआत में ही ऐसे ये बातें आने लगी हैं, जैसे एक देसी भाषा में कहा जाता है कि भाई खट्टी डकारों का आना बदहजमी की निशानी होती है। तो ये खट्टी डकार है जो पेगासस वाली आई है, या ये जो पीएम की जो पद की बात कर रहे हैं केसी त्यागी, तो जो ये खट्टी डकारें अभी से आनी शुरू हो गई है, तो इसका मतलब बहुत कुछ पेट में बदहजमी है। और वो बदहजमी कब डायरिया का रूप ले ले, या हो सकता है रात रात में कोई सिनेरियो बदल जाए इस देश का। तो और ये देखिए, और अगर रात रात में भी नहीं बदलेगा, तो जिस तरीके की बातें आ रही हैं दोनों पक्षों से, मतलब नीतीश कुमार और नायडू के कैंप से, उनसे तो ये लगता है कि ये महीना भर भी चल जाए सरकार तो भी गनीमत समझिए। जी जी, वैसे तो मैं पहले भी कह चुका हूं और दोहराता हूं इस बात को कि नीतीश कुमार के पास लाइफ टाइम स्कोर सेटल करने का नरेंद्र मोदी से पहला और आखिरी मौका है। इसके बाद कोई मौका उनको मिलने वाला नहीं है। तो ये मौका वो गंवाएंगे, मुझे नहीं लगता। नीतीश कुमार बहुत ही श्रूड पॉलिटिशियन है, राजनीति को वक्त के हिसाब से फायदा उठाने में बहुत ही काबिल लोगों में से हैं। तो हमें लगता है कि अब जब फ्लोर टेस्ट होने में तो अभी टाइम बाकी है, शपथ तो दिलवा ही देंगे, लेकिन उसके बाद इनका खेल होगा कि ये मांग मान लीजिए, वो मांग मान लीजिए, नहीं तो फ्लोर टेस्ट सामने है। तो जैसे जैसे फ्लोर टेस्ट सामने आएगा वैसे वैसे इनका दबाव बढ़ता जाएगा। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने अपने प्रयास अगर यानी गार्ड करने के कि हमारे आदमी न तोड़े जाएं और जो लोग जिन पर नजर है उसको बचा के रखा जाए, वो काम अगर इंडिया गठबंधन करके रखे तो निश्चित तौर पर मैं आज अपने चैनल में आप लोगों के सामने कहता हूं कि फ्लोर टेस्ट मोदी सरकार पास नहीं करेगी। मतलब पटक पटक के मारेंगे। तो ये आज की चर्चा को इसी नोट पर हम खत्म करना चाहते हैं। छोटे कोई मैं अति उत्साह में नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार को मैं जानता हूं, बहुत अच्छे से समझता हूं, इस हिसाब से मैं कह रहा हूं। ये और विचारधारा का बड़ा भारी भेद है। देखिए, स्टेट में आपने सरकार चलानी वो चीज अलग है, केंद्र की सरकार को चलाना बहुत मुद्दे हैं, पूरा देश है, देश भर के मुद्दे हैं बहुत सारे। देखिए, इन दोनों पार्टियों का घोषणा पत्र कमोबेश वो घोषणा पत्र है जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है। भाई नीतीश कुमार और जो चंद्रबाबू नायडू है, उनकी सोच विचार और उनके घोषणा पत्र में वही बातें जो कांग्रेस की कमोबेश है। बिल्कुल तो बिल्कुल कहाँ मेल कहीं बैठता ही नहीं है। बिल्कुल। तो ये ऐसे जो बेमेल जो विवाह है, फिर तलाक भी जल्दी हो जाता है उसमें। जी जी, कोई आखिरी कमेंट अजय शुक्ला जी, इस चर्चा को समाप्त कर दीजिए आप। देखिए, मैं समझता हूं कि हम इस पर चर्चा करें कि किसकी सरकार बचेगी नहीं बचेगी, छोड़िए। कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने एक बड़ा अच्छा फैसला लिया है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं कि हम सड़क से संसद तक उन मुद्दों को लेकर के लड़ेंगे जिन मुद्दों के लिए न्याय की हम बात करते हैं। सरकार में आते हम उन्हें पूरा करते, हम नहीं आए हैं तो उनमें से हम कितने पूरे इस सरकार से करा सके या उस दिशा में कुछ सकारात्मक करा सके, इसकी लड़ाई लड़ेंगे। और
आज हमें जनता ने विपक्ष में एक अच्छे विपक्ष की स्थिति दी है। हम अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर के भाजपा को सदन में और सदन के बाहर खींच के खड़ा करेंगे। मुझे लगता है इससे बेहतरीन नहीं हो सकता है, क्योंकि विपक्ष की भूमिका यदि शानदार हो तो सरकार निरंकुश नहीं हो सकती है, मनमानी नहीं कर सकती। तो मुझे लगता है राहुल गांधी का यह फैसला एक अच्छा होगा, और यदि राहुल गांधी, जैसा कि मुझे लगता है होगा भी, नेता प्रतिपक्ष बनते हैं तो नरेंद्र मोदी जितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है, चाहे नियुक्ति को लेकर के हो चाहे जो हो, उनमें नेता प्रतिपक्ष बैठता है, नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं पड़ेगी ज्यादा बोलने की। हो सकता है वो खुद मीटिंग से भाग जाएं, अपनी जगह किसी प्रतिनिधि को करें। यह हालत होगी, राहुल गांधी से सामना कर पाना उनके बूते की बात नहीं होगी। और राहुल गांधी नहीं होगा तो खरे खरे नोट तो लिखेंगे ही। तो उस स्थिति में मामले अभी बहुत फंसने जा रहे हैं, और आंखों में आंख डाल के सवाल करने की क्षमता राहुल गांधी में, क्योंकि मोदी के अंदर क्षमता नहीं है, वो सदन में राहुल गांधी को सुन तक नहीं पाते हैं, घबरा जाते हैं। तो इसलिए ये एक बड़ा बेहतरीन लोकसभा देखने को मिलने वाली है, उम्मीद करता हूं। जी जी, बस 2 अपडेट की याद दिलाते हुए कि आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने राहुल गांधी से आग्रह किया है कि वो नेता प्रतिपक्ष स्वीकार कर लें, और इसके अलावा सोनिया गांधी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसकी चेयरमैन, पार्लियामेंट्री बोर्ड का मतलब राज्यसभा लोकसभा मिला करके जो बॉडी होती है उसकी चेयरपर्सन चुनी गई हैं। तो जाहिर बात है कि राहुल गांधी अब परिस्थितियों को सीधे टेक ऑन करने वाले हैं, और हमें नहीं लगता कि वो इस आग्रह को, CWC के आग्रह को वो ठुकराएंगे, और नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी को देश को राहुल गांधी मिलेंगे, और बहुत दिन के बाद विपक्ष को नेता प्रतिपक्ष औपचारिक रूप से मिलेगा। और इसके साथ ही वाइस स्पीकर, डिप्टी स्पीकर भी देना पड़ेगा, क्योंकि ओहदा विपक्ष के पास होगा, तो डिप्टी स्पीकर की मौजूदगी भी रहेगी। ये भी महत्वपूर्ण चीज है, और इस तरीके से हम इंतजार करेंगे आगे कि कब होता है फ्लोर टेस्ट, और फ्लोर टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल कल तो शपथ ग्रहण है, तो आज हमें दीजिए इजाजत। आप सबका बहुत बहुत आभार, मीनू जैन जी, अजय शुक्ला जी, और तमाम हमारे दर्शक जो लगातार जुड़े हुए हैं, जुड़े रहते हैं। और आपसे आग्रह है कि हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए।